Hello and welcome to the new video tutorials of Hotspot Biology with ताहिर अमान के साथ। सो आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो अभी तक हमने फर्स्ट 6 लेक्चर्स में देखा है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसकी कंप्लीट हमने इंफॉर्मेशन ली। अब हमारा जो दूसरा सेक्शन होगा दैट विल बी द स्ट्रक्चर्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम इसके 2-3 पार्ट्स होंगे केवल और केवल इसके स्ट्रक्चर्स के। सो सबसे पहले आज जो हम स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है 9 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए। सो इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से ट्रिक्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ही ज़रूरी याद रखने हैं वाइल ड्राइंग दिस डायग्राम, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में आपको ट्रिक भी बताएंगे कि किस तरह से 2 मिनट में डायग्राम को कंप्लीट किया जाए, जिस तरह से हम एज यूजुअल आपको बताते ही रहते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहली बात यह है कि हम देखेंगे कि कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं। जिस तरह से हम डिवाइड करते थे मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्राइमरी, सेकेंडरी एंड एक्सेसरी सेक्सुअल पार्ट्स। तो सबसे पहले जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उसमें आएंगे हमारी ओवरीज, जब हम फीमेल्स की बात करते हैं, राइट। सो देयर आर ए पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज का पेयर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सो दीज आर जस्ट लाइक आलमंड शेप, बादाम के शेप की तरह ये दिखती हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप बादाम का सेवन करेंगी, वुमेन के लिए कह रहा हूँ, तो आपकी जो ओवरीज होंगी वो बहुत ही अच्छे से मैच्योर होती हैं और उनका जो हेल्थ होता है बहुत अच्छे से मेंटेन होता है, राइट। सो देयर आर ए पेयर ऑफ ओवरीज, राइट, विच आर आलमंड शेप्ड एंड दे आर अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द यूट्रस। अब ये यूट्रस की वॉल के साथ अटैच किस तरह से होते हैं? सो ये दीज आर द ओवरीज, दे आर अटैच्ड बाय अ स्पेशल लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स क्या करके रखता है, इस ओवरीज की जो वॉल होती है वो कनेक्ट करता है किसको, यूट्रस की वॉल के साथ। दिस इज द पार्ट नंबर 1। उसके बाद ओवरीज का एक सेपरेट सेक्शन आएगा क्योंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। जिस तरह से हमने टेस्टिस का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस किया था उसी तरह से ओवरीज का भी किया जाएगा। लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है ओवरीज में, ओवरीज का जो लेंथ होता है इट इज 2 to 4 सेंटीमीटर ये लॉन्ग रहती हैं। उसके बाद 2 सेंटीमीटर वाइड, राइट। कुछ चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं साइज की इसके शेप की बात करूं, आलमंड इसका शेप होता है, बादाम की तरह ये दिखती हैं और 1 सेंटीमीटर थिक होती है, राइट। सो एज यूजुअल जैसे बताया दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का क्या काम है, ओवरीज का टू रिलीज द एग। डिटेल में डेफिनेटली पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज लोकेटेड नियर द ओवरीज इज द फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहा जाता है। सो फैलोपियन ट्यूब के 4 मेन पार्ट्स होते हैं, राइट। सो फैलोपियन ट्यूब की क्या कहा मैंने, 4 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला द पार्ट नंबर 1 इज द इनफंडिब्युलम। अब बड़े ही ध्यान से समझिएगा कि इन चारों पार्ट्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो जो इनफंडिब्युलम है इट इज ए ट्रम्पेट शेप्ड फनल शेप्ड ऑर्गन विच इज लोकेटेड जस्ट नियर द ओवरीज। अब देखिए इनफंडिब्युलम के साथ देयर आर सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, देयर आर सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। These finger like projections are known as, these are known as fimbriae, right. So these fimbriae are basically the ciliated cells. So ये क्या करते हैं, due to their ciliary movements, when the egg is released from the ovary they receive the egg को ये receive करते हैं and they receive the egg through a small aperture। और वो जो small aperture होता है which is just present in the cavity of fimbriae, that aperture is known as ostium। The ostium receive the egg
and due to the ciliary movements of this membrane the egg is pushed into the fallopian tube next part. बात समझ में आई आपको बेटा? तो फर्स्ट पार्ट इज द इन्फंटिबुलम. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और द नेक्स्ट पार्ट इज द एम्प्यूला. अब आपको कुछ चीजें याद रखनी है इसमें, ठीक? सो एम्प्यूला अगर बड़े ध्यान से देखिएगा, सो दिस होल पार्ट इज बेसिकली द एम्प्यूला. सो एम्प्यूला इज द लॉन्ग पार्ट एंड इट इज थिन, लॉन्ग थिन एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. तो ये देखिए बच्चे अब इसमें मिस्टेक क्या करते हैं कि जब वो इस एम्प्यूला पार्ट को बनाते हैं वो इसको बहुत ही नैरो बना देते हैं. सो एम्प्यूला पार्ट आपको क्या बनाना है? ब्रॉड बनाना है. ब्रॉड के साथ इसका जो लेयर होता है, वॉल होता है एम्प्यूला का, वो थिन होता है और साथ में ये सबसे लॉन्ग पार्ट होता है किसका? फैलोपियन ट्यूब का. राइट. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द इस्थमस. अब यहाँ पे भी बच्चे मिस्टेक करते हैं. सो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, the isthmus is a straight tube. It is a straight tube. Isthmus is a straight tube and again isthmus is short. ये short होती है, ये thin थी and it is thick. ये wide होती है and this is narrow. ठीक है जी? तो ये narrow है, thick wall है, वो short tube है and ये straight tube है जो directly किसके साथ जाके meet करती है? यूट्रस के साथ. बात समझ में आई आपको? स्ट्रेट ट्यूब है. उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, दैट इज द यूट्राइन पार्ट. अब देखिए यहाँ पे बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखे यूट्राइन, तो बच्चे ये सोचते हैं कि ये यूट्रस का पार्ट है. जी नहीं, यूट्राइन पार्ट का यहाँ पे ये मतलब है द पॉइंट एट विच द फैलोपियन ट्यूब कम्युनिकेट्स विद द यूट्रस, दैट पार्ट इज नोन एज यूट्राइन पार्ट. बात समझ में आई? तो ये जस्ट ये जो ये वाला पार्ट होता है, दिस पार्ट इज नोन एज यूट्राइन पार्ट, जहां से क्या हो रहा है, ये जो फैलोपियन ट्यूब है इस यूट्रस के साथ क्या करेगी? कम्युनिकेट करेगी. बात समझ में आई आपको? नाउ द पार्ट वेयर द, देखिए बड़े ध्यान से, द पार्ट वेयर द फैलोपियन ट्यूब इज एंटरिंग इनटू द यूट्रस. क्योंकि देखिए ये जो फैलोपियन ट्यूब है बेसिकली ये इस यूट्रस की वॉल में क्या कर रही है? मर्ज कर रही है. So that point where the oviducts or fallopian tube merge into the or meet the uterus, that part is known as cornua. उसको क्या कहा जाता है? cornua. बात समझ में आई? So basically fallopian tube के 4 ही पार्ट्स थे, 1, 2, 3 and 4. I hope समझ में आपको आ गया होगा. ठीक. अब उसके बाद और क्या चीजें आपको याद रखनी है? So each fallopian tube is nearly 10 सेंटीमीटर ये लॉन्ग रहता है. ठीक है बेटा जी. अब बात करते हैं द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज यूट्रस. सो जब हम यूट्रस की बात करें तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि फैलोपियन ट्यूब की 4 मेन पार्ट्स हैं, सो इन द सेम वे यूट्रस के भी 3 मेन पार्ट्स होते हैं. हाउ मेनी पार्ट्स? 3 मेन पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट एलिवेटेड और द डोम शेप्ड. क्या बोला मैंने? डोम कैसा होता है? गोल शेप. द डोम शेप्ड पार्ट इज नोन एज फंडस. सो इट इज डोम शेप. इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट सेंट्रल पार्ट इज नोन एज द मेन पार्ट विच इज नोन एज बॉडी और कॉर्पस ऑफ द यूट्रस. एंड द थर्ड पार्ट फ्रॉम वेयर द यूट्रस ओरिजिनेट्स, यहां से क्या होता है? यूट्रस ओरिजिनेट होता है, दैट पार्ट इज नोन एज इस्थमस. वो भी इस्थमस है, ये भी इस्थमस है, लेकिन दोनों इस्थमस में अब डिफरेंस क्या देखिए. अब बेसिकली जो यूट्रस है, ये देखिए यूट्रस यहां से अराइज कर रहा है, जहां से ये मैंने रेड कलर का डिमार्केशन बनाया है. सो दैट पार्ट, ये देखिए बेसिकली इस पार्ट से यूट्रस ओरिजिनेट कर रहा है. सो इस पार्ट से जो नीचे का पार्ट होता है, दिस पार्ट इज नोन एज सर्विक्स. इसको क्या कहा जाता है? सर्विक्स. राइट. सो बेसिकली द यूट्रस अराइजेस फ्रॉम द सर्विक्स पार्ट. नाउ व्हाट इज द isthmus? The isthmus is the part where there is a demarcation, between the cervix and the uterus. So cervix और uterus को जो लाइन सेपरेट करती है उसको क्या कहा जाता है? isthmus कहा जाता है. पॉइंट समझ में आ गया आपको? सो कोई भी इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए.
राइट। अब जो ये कॉर्नुआ पार्ट है, जो मैंने आपको क्या बताया था कि जहां से ये जो ओविडक्ट है इस यूट्रस में एंटर करता है, कॉर्नुआ इज आल्सो ए पार्ट ऑफ यूट्रस। बात सुनना है, कॉर्नुआ भी यूट्रस का ही पार्ट है। सो कॉर्नुआ इज बेसिकली द कम्युनिकेटिंग पार्ट बिटवीन द यूट्रस एंड द फैलोपियन ट्यूब। क्योंकि क्या होगा कि जब यहाँ से फ्यूजन हो जाएगा एग को स्पर्म के बीच में, तो वो जो जाइगोट एम्ब्रियो जो है वो ट्रैवल करेगा तो यहाँ पे आगे उसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। ये फ्यूचर में हम डेफिनेटली पढ़ेंगे, अभी इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की डिस्कशन करते हैं। सो द पार्ट वेयर द यूट्रस इज अटैच्ड, दैट पार्ट इज नोन एज सर्विक्स। नाउ द सर्विक्स हैज द two openings. How many openings? Two. One is the opening which is communicating with the uterus. One opening which is communicating with the, ये वाली जो opening है ये इस uterus के साथ communicate करती है. So that, अब खैर ये तो cervix का ही part है. So that opening is known as internal orifice, right? This is known as internal orifice. And the another opening, this is also an opening. This opening communicates with the vagina. So this opening is known as external orifice. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. That is known as external orifice. Now the region between the internal orifice and the external orifice, this region is known as, यहाँ पे बना देते हैं, ये internal आ गया. So this region, the region between the internal and the external orifice is known as, आप इसको लेबल कर लीजिएगा, this is known as cervical canal. इसको क्या कहा जाता है? Cervical canal. And it is about 2.5 centimeter long. बात समझ में आ गई? अब बात कर लेते हैं यूट्रस की लेयर्स. So the uterus, the well developed uterus has 3 layers. How many layers? 3 layers. The outer layer of the uterus is known as perimetrium. The middle layer is known as myometrium, and this middle layer has the broad ligament. क्या होता है यहाँ पे? Broad ligament, right? समझ में आ गया आपको? उसके बाद जो innermost layer होता है, that is the endometrium. Endometrium is the innermost layer and it is the most important layer in the uterus. खैर सारी important होती है, but why this endometrium is so important? Because the process of implantation takes place in the myometrium, right? Now coming to the next point, what are the major differences between the 3 layers? Now if we talk about the perimetrium, so the perimetrium layer consists of covering of peritoneum. यहाँ पे पेरिटोनियम का कवरिंग होता है. उसके बाद अगर बात की जाए मायोमेट्रियम की, सो मायोमेट्रियम में क्या होते हैं? स्मूथ मसल फाइबर्स. क्या होता है? स्मूथ फाइबर्स ऑफ मसल्स, या आप कह सकते हैं स्मूथ मसल फाइबर्स. तो ये जो स्मूथ मसल फाइबर्स किसमें हेल्प करते हैं? ड्यूरिंग जब कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो जो उसका फीटस है उसका वेट संभालने के लिए, राइट. उसके बाद द नेक्स्ट लेयर इज द एंडोमेट्रियम. सो दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन. सो ये म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है जहाँ पे इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है. सो दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ द यूट्रस, राइट. सो यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज वॉर्म. क्या कहा जाता है? यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज वॉर्म. यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज मेट्रा. यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज हेस्टेरा, राइट. अब अगर मैं बात करूं व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ यूट्रस, सो यूट्रस इज ए टिपिकल यूट्रस. अब यूट्रस का जो साइज होता है ये वेरी करता है फ्रॉम ए लेडी टू लेडी और फ्रॉम ए गर्ल टू गर्ल. सो 2 तरह के यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, फीमेल ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड करते हैं. वन आर दोज विच गिव बर्थ टू ए सिंगल पेरेंट, सिंगल ऑफस्प्रिंग, यानी कि एक मदर केवल एक ही बेबी को जन्म दे रही है. सो इन दैट केस व्हाट इज द साइज ऑफ द यूट्रस? द यूट्रस विल बी 2 centimeter long,
5 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 सेंटीमीटर थिक। क्या बोला? 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 सेंटीमीटर थिक। सो इस केस में क्या होता है? ए वुमन कैन गिव बर्थ ओनली टू ए सिंगल यंग वन। इन दैट केस दैट वुमन इज नोन एज नलीपेरस। क्या कहा जाता है उसे? नलीपेरस। बट व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ woman which give birth to twins, या दो बेबीज को, so that mother is known as multiparous। क्या कहा जाता है उसे? multiparous। so in that case the dimensions will be 8 into 5 into 2, it will be 8 centimeter long, 5 centimeter wide and 2 centimeter it will be thick। so I hope काफी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिला होगा। so ये जो मैंने आपको डायमेंशंस बताए हैं, these are basically the dimensions of दिस यूट्रस की जो तीनों वॉल्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं द नेक्स्ट पार्ट। सो द नेक्स्ट पार्ट, जब मैंने आपको बताया कि दो ओपनिंग्स हैं, वन ओपनिंग जो किसके साथ कम्युनिकेट कर रही है? यूट्रस। और जो दूसरी ओपनिंग है ये किसके साथ कम्युनिकेट करती है? वेजाइना के साथ। सो ये जो दोनों ओपनिंग्स हैं ये मिलके जो पार्ट बनाते हैं, दैट पार्ट इज नोन एज सर्विक्स। इसको कहा जाता है सर्विक्स। ठीक है जी। अब बड़े ही ध्यान से देखिएगा, इस सर्विक्स की अपर, जहां से इस्थमस ओरिजिनेट हो रहा था, इसके साथ अटैच होता है वेजाइनल वॉल। ध्यान रखिए, वेजाइना नहीं मैंने कहा, वेजाइनल वॉल। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बहुत कॉमन सा मिस्टेक करते हैं, अभी देखिएगा। सो मिस्टेक क्या करते हैं कि जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाते हैं तो वो वेजाइनल वॉल को कोई यहाँ से बना देता है, कोई यहाँ से बना देता है, कोई यहाँ से बना देता है, जो कि सरासर गलत है। सो बेसिकली जो वेजाइनल वॉल है वो इस्थमस रीजन से ओरिजिनेट करता है। सो द रीजन बिटवीन द सर्विक्स, और ये कह सकते हैं द रीजन बिटवीन द एक्सटर्नल ओरिफिस ऑफ सर्विक्स एंड द इस्थमस, दैट रीजन इज नोन एज फॉर्निक्स। इसको कहा जाता है फॉर्निक्स, राइट। एंड द स्पेस बिटवीन द एक्सटर्नल ओरिफिस एंड द वेजाइना, इसको कहा जाता है वेजाइनल कैनाल। ये आ गया वेजाइनल कैनाल। जो वेजाइनल कैनाल होता है ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कुछ बुक्स में आपको 7.5 भी दिया रहेगा। तो ये 7.5 का मतलब ये है कि उसमें इन्होंने सर्विक्स को इंक्लूड नहीं किया है। तो जब इसमें सर्विक्स को इंक्लूड कर दिया जाएगा तो ये नियरली 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है जी। एंड जो ये बाहर का आउटर वॉल होता है, दिस लेयर इज नोन एज वेजाइना। सो वेजाइना को बर्थ कैनाल भी बोला जाता है और द प्लेस ऑफ पार्चुरेशन भी कहा जाता है। एंड वेजाइना इज द ऑर्गन विच रिसीव्स द पेनिस ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो मुझे लगता है कि काफी आपको ये अच्छा लग रहा होगा। कुछ भी ज्यादा इसमें मुश्किल चीजें अब तक मुझे मेरे ख्याल से आई नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद और कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन, अगर आपको लगता है कि सर आपसे कुछ छूट गया है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, कभी कभी रह भी जाता है बीच में। सो इट कैन बी मैनेज हो सकता है। वैसे हमने आपको अपना कॉन्टैक्ट दिया है, कॉन्टैक्ट करिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ऐसी कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, पूरे के पूरे स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद इसका जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें हम स्टडी करेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनिटैलिया कैसा होता है, एक्सटर्नली वो बाहर से कैसी दिखती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम होता है ये इंटरनल था। अब आपको बताते हैं कि इस डायग्राम को बनाने का ट्रिक क्या है। ठीक है जी। सो आई होप सारे के सारे पार्ट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए होंगे। अगर बाय मिस्टेक कोई पार्ट रह गया होगा सो आई एम रियली रियली वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है जी। लेकिन नोट्स में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो देखिए डायग्राम बनाने का ट्रिक क्या है। सबसे पहले 2 डॉट बनाइए, दोबारा से 2 डॉट बनाइए एग्जैक्टली इनके पैरेलल, फिर इसके ट्रायंगुलर पोजीशन में कुछ इस तरह से एक डॉट यहाँ ड्रॉ करिए, एक डॉट यहाँ पे ड्रॉ करिए। तो ये कुछ ट्रायंगुलर पोजीशन आ गया, राइट। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे जोड़ दीजिए। देखिए ट्रिक बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा ट्रिक डायग्राम बनाने का, क्योंकि बच्चों से डायग्राम ही नहीं बनते फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। उसके बाद जो 2 लाइनें दिख रही हैं इनको इस तरह से कर दीजिए सर्विक्स बनाने के लिए, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए आप।
देखिए कितना सिंपल है, कितना सिंपल ट्रिक है। बच्चे कहते हैं कि बायोलॉजी में डायग्राम्स बड़ी मुश्किल होती हैं। डायग्राम्स मुश्किल नहीं होती, आप बनाते हैं खुद। ये बन गई सर्विक्स, राइट। अब सर्विक्स के बाद यहाँ पे यूट्रस बनाना है, तो यूट्रस बनाने के लिए क्या करना है, इसको आपको इस तरह से मोड़ देना है, इस तरह से मोड़ दीजिए। ये बन गई यूट्रस, ये बन गई यूट्रस, राइट। अब यूट्रस के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या बनाना है, फैलोपियन ट्यूब। सॉरी, इसको स्ट्रेट रखना है, इस्थमस को यहाँ से, या इसको स्ट्रेट रखिए, इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद बनाना है नेक्स्ट एल्व्यूला पार्ट, ये बन गया एल्व्यूला, राइट। ये स्ट्रेट रखिए, इसके साथ बना दीजिए एल्व्यूला पार्ट। कुछ भी मुश्किल नहीं है, देखिए वेरी वेरी सिंपल, ठीक। और यहाँ से बना दीजिए इसका बॉडी पार्ट, ठीक। ये यूट्रस का ही पार्ट है, तो इसको यहाँ से इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। बाकी डायग्राम तो आपने देखी है, बस मेरी ट्रिक बता रहा हूँ। और यहाँ से नहीं, गलत हो गया, देखिए मेरे से भी, यहाँ से इस तरह से। सो ये बड़ा ही सिंपल सा एक ट्रिक है इस डायग्राम को बनाने का। आपको डायग्राम के पहले डायमेंशंस ले लेने हैं, वो डिसाइड कर लेना पॉइंट्स के थ्रू, फिर आप इजीली इसको ड्रॉ करिए, राइट। सो होप करता हूँ आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टडी मटेरियल आपको अगर चाहिए तो हमारे पर्सनल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा विदाउट एनी हेजिटेशन। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, and thank you so much.